हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं भारत की मिट्टियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। आज भी हम इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। तो इसमें जो लेटराइट मिट्टी के लिए सही कथन नहीं है वो है कि उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा लेटराइट मिट्टियां क्या होती है, ये बहुत ही अवलक्षित मिट्टियां हैं। ये आर्द्र अयन वृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं और इनकी जो उर्वरता होती है वो कम होती है। आज का अगला प्रश्न, भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो लेटराइट मिट्टी के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें से जो लेटराइट मिट्टी के बारे में कथन सत्य नहीं है वो है कि ये लोहांश में विभिन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। ये कथन गलत है। इसके अलावा जो लेटराइट मिट्टी है ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियां हैं। इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था और ये सह्याद्री एवं पूर्वी घाटों के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आपको इसमें बताना है कि लेटराइट मिट्टियों के बारे में कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो इसमें जो पहला कथन है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है। दूसरा, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। तीसरा, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इसमें से एक लेटराइट मिट्टी के बारे में जो कथन सही है वो है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है और कि इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये जो दो कथन है वो क्या है, लेटराइट मिट्टियों के बारे में सही है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस मिट्टी में केशिका अधिक प्रभावशाली होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस मिट्टी में जो कैपिलरीज होती है यानी केशिका होती है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो जिस मिट्टी में जो कोशिका होती है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है उसका नाम है चिकनी मिट्टी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें मिलता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दुम यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। यानी आपको इसमें बताना है कि जो दुममट्टी मिट्टी है उसमें कौन सा कण मिलता है। तो जो ये दुममट्टी है जिसे लोम मिट्टी भी कहा जाता है उसमें चिकना कण, बालू कण और पांचू कण, ये तीनों के तीनों कण क्या है, मिलते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में जो लाल मिट्टियां है वो सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में जो लाल मिट्टियां है वो सामान्यतः दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लाल मृदा है उसमें लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है। तो लाल मृदा में जो ये लाल रंग है वो लोहे के कारण आ जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बताना है कि जो ये लाल मिट्टी है इसके रंग का प्रमुख कारण क्या है।
तो जो ये लाल मिट्टी है इसके रंग का जो प्रमुख कारण है वो है कि इसमें फेरिक ऑक्साइड की विषमता बहुत ज्यादा होती है, यानी इसमें फेरिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए ये जो मिट्टी है वो लाल रंग की दिखाई देती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, यानी जो दंडकारण्य क्षेत्र है उसमें मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो ये दंडकारण्य क्षेत्र है उसमें मुख्यतः लाल और पीली मिट्टियां पाई जाती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है, यानी आपको इसमें बताना है कि जो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग है उसमें ज्यादातर लाल मिट्टियां पाई जाती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो चाय की खेती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो ये चाय की खेती है उसके लिए भूरी, लाल और पीली मृदा ये सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यानी आपको इसमें बताना है कि जो लाल मिट्टी है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो लाल मिट्टी के बारे में इनमें से जो कथन सत्य है यह है कि यह लौह यौगिकों के लिए समृद्ध है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत की लाल मृदाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यानी आपको इसमें बताना है कि जो लाल मिट्टी है भारत की उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो ये पहला कथन है कि मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल है। दूसरा कि लाल मृदाएं चूना, ह्यूमस और पोटेश से भरपूर है। तीसरा कि वे संरंध्र होती है और उनकी संरचना चूर्णशील होती है। तो लाल मृदाओं के बारे में इनमें से जो कथन सत्य है कि जो मृदा का रंग होता है उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल होता है, और दूसरा कि वे संरंध्र होती है और उनकी संरचना चूर्णशील होती है। तो ये दो कथन जो है वो क्या है, लाल मृदाओं के बारे में एकदम सही है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोनी और क्षारीय मृदा है उसको भारत में एक और नाम से जाना जाता है, तो वह नाम क्या है? तो लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, वह है कल्लर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख है जिसे धूसर मृदा भी कहा जाता है, तो उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च अक्षांश के जो चीड़ के वन की राख है वह पॉडसाल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पॉडजोल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ये पॉडजोल है वह क्या है? तो ये जो पॉडजोल है वो क्या है, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कांप मिट्टी जैसे एलुवियम भी कहा जाता है वह कहां पाई जाती है? तो ये जो कांप मिट्टियां हैं वो भारत के नदी घाटियों में पाई जाती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, नदी के किनारे के साथ साथ नवीन काप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एक काप मिट्टी है, अभी हमने बात करी थी कि जो एक काप मिट्टी है वो कहां पाई जाती है, नदी घाटियों में। तो नदी के किनारे के साथ साथ जो नवीन काप है उसके द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उनको हम क्या कहते हैं? तो नदी के किनारों के साथ साथ जो नवीन काप द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उन्हें कहा जाता है खादर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे मृदा की उर्वरता को फिर से स्थापित किया जा सकता है? तो इनमें से जो पद्धति है जिसे मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित की जा सकती है वह है परती छोड़ना, जिसे फैलोइंग कहा जाता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फसलों का आवर्तन है वो क्यों अनिवार्य है। तो जो फसलों का आवर्तन है इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, जो मृदा की उर्वरता है उसको बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी विधि है जो मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। तो इसमें से वो विधि है जो मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है, वो है स्थानांतरी कृषि। इसके अलावा समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती और पट्टीदार खेती, ये तीनों की तीनों विधि क्या करती है, मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को जो रोका जा सकता है वो है वन रोपण द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पर्वतीय स्लोपों यानी हिल स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पर्वतीय स्लोप होते हैं उन पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो पर्वतीय स्लोप है उस पर मृदा अपरदन को हम समोच्च रेखीय जुताई द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या है? यानी आपको इसमें बताना है कि अगर आपको मृदा अपरदन को रोकना है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला है कि समोच्च क्षेत्र का किनारेबंदी करके, दूसरा है कि भू उपयोग का विनियमन करके, तीसरा है कि वृक्षों की कटाई करके, या पशुओं को चरने की छूट देकर। तो इसमें से जो मृदा अपरदन के उपाय है जिनके द्वारा आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो वो है कि समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करके और भू उपयोग का विनियमन करके। तो इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मृदा अपरदन को रोक सकते हो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? यानी आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है इसमें से जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो इसमें से जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है वो है अपक्षय। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसको कहा जाता है आश्रय पट्टी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी अगर मरु क्षेत्र में अगर आपको मृदा अपरदन को रोकना है तो आप किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? तो मरु क्षेत्र में जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वो रोका जा सकता है पेड़ लगाकर और वन रोपण द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं थलचट मिट्टी निक्षेपित होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिमनदों के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी जो निक्षेपित हो जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जो मिट्टी के द्वारा निक्षेपित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है हिमोड़। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हिमोड़ यानी जिन्हें मोरैन कहा जाता है एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ये हिमोड़ है वह एक प्रकार का क्या है? मृदा अपरदन है। तो यह किसके कारण होता है? तो जो ये हिमोड़ है वह होता है हिमनद के कारण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो भारत में जो चंबल घाटी है यह जो क्षेत्र है ये मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण है वह किस प्रारूप का अपरदन है? तो चंबल घाटी के जो खो खड्डे के निर्माण है वह है अवनालिका अपरदन का प्रारूप। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो भारत में जो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र हैं वह क्या है? मृदा अपरदन की समस्या वहां पर गंभीर है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है, यानी आपको बताना है कि भारत में मृदा अपक्षय की जो समस्या है वह किस किस से संबंधित है। तो इसमें जो पहला है कि वनोन्मूलन से, कि अतिशय वर्षा से, कि अतिशय कृषि से, या अतिचारण से। तो इसमें से जो भारत में मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित है वो है अतिशय वर्षा से और अतिचारण से। तो ये दो जो समस्या है वो क्या है? भारत में मृदा अपक्षय से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो इसमें से जो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है वो है समोच्च कृषि। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है? तो मृदा संरक्षण की उस विधि को कहा जाता है समोच्च रोधिकाएं। तो इसमें ही क्या होता है? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? तो मृदा संरक्षण की उस विधि को कहा जाता है रक्षक मेखलाएं। तो इसी विधि में हम क्या करते हैं, जो पवन गति है उसको रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। यानी ये कुछ प्रचलित पद्धतियां दे रखी है तो आपको बताना है कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? तो इसमें जो पहली है वो है सस्यावर्तन, यानी फसलों का हेरफेर। दूसरी विधि है बालू की बाढ़। तीसरी है वेदिका निर्माण जिसे टेरेसिंग कहा जाता है। चौथी है वायुरोध। तो इसमें से जो मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त विधि है वो है सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, दूसरी है वेदिका निर्माण यानी टेरेसिंग, और तीसरी है जो है वायुरोध। तो इन तीनों विधियों द्वारा हम भारत में मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कौन मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से वह कौन है जो मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है? तो इसमें से जो मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है वह है जलवायु। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भारत के कच्छ का रण है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
तो जो भारत के कच्छ का रण है वो क्या है, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसको सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन है जिसे सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें से जो भूस्खलन है उसे क्या है, हम सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है, यानी जो ये भूमि कारक है उसे किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो ये जो भूमि कारक है उसे जाना जाता है मृदीय कारक के रूप में भी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि है उसे क्या कहते हैं? तो समुद्र में जो बहिर्वृष्ट भूमि है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे कहा जाता है दोआब। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है कि इनमें से ह्यूमस क्या है, किसका उदाहरण है? तो जो इसमें से ह्यूमस है वो है जैविक कोलाइड का उदाहरण। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? यानी आपको इसमें क्या करना है, प्राचीनतम से प्रारंभ कर तक हमें क्या लगाना है, इसको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से जो भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है वो है कि जो सबसे पहले अरावली, उसके बाद धारवाड़, फिर कड़पा, फिर विंध्य। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वह कहां पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वह पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लावा मिट्टी कहां पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लावा मिट्टी है वह कहां पाई जाती है? तो जो ये लावा मिट्टी है वह पाई जाती है मालवा पठार में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें किसकी मात्रा अधिक है? तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में जिसकी मात्रा सबसे अधिक है वह है कैल्शियम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस भारत की मिट्टी से रिलेटेड। तो हमने भारत की मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस को 2 वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।